कहते थे कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली और दिल्ली के चुनाव भी लड़े। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन कभी नहीं लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनकर भी वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन सरकार बनते ही उन्होंने सरकारी बंगला ले लिया और आज तक यानी इस वक्त तक भी उन्होंने ये सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। उन्होंने सुरक्षा नहीं लेने की कसम भी खाई थी, लेकिन भीड़ को मैनेज करने के नाम पर उन्होंने अपनी ये कसम भी तोड़ दी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो दिल्ली में जन लोकपाल बिल बनवाकर ही दम लेंगे, लेकिन 49 दिन बाद ही जन लोकपाल के बहाने केजरीवाल दिल्ली की सत्ता छोड़कर भाग गए। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जन लोकपाल के लिए वो एक क्या 100 बार इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा भंग कर दी जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद वो उपराज्यपाल के पास विधानसभा भंग न करने की गुजारिश लेकर पहुंच गए और उनके मन में ये इच्छा दोबारा पैदा हो गई कि वो एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बना लें। और आज एक बार फिर उन्होंने विधानसभा को भंग करने की मांग कर दी, यानी जो कल कह रहे थे आज एक बार फिर उससे पलट गए। इन उदाहरणों से अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक चरित्र के बारे में ये ज्ञान मिलता है कि उन्हें यू टर्न लेने में महारत हासिल है। वो बार बार कस्में लिखते हैं और फिर उन कस्मों को मिटाते रहते हैं। ऐसा करते करते वो उम्मीदें भी अब मिट गई हैं जो जनता के मन में किसी जमाने में हुआ करती थी कि अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता में आए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों या किसी भी आम आदमी को आज भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर चाहते तो बॉन्ड भरकर आसानी से जमानत ले सकते थे। इसमें गिरफ्तारी की कोई नौबत नहीं आती। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है मीडिया की हेडलाइन से गायब होने से। और उन्हें ये बात पता थी कि एक बार अगर वो गिरफ्तार हो गए तो फिर से मीडिया की हेडलाइंस में लौट आएंगे, और यही उन्होंने आज किया। अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर। क्या अंबानी बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो भ्रष्टाचार कर करके अपना धंधा चलाते हैं। हजारों लाखों करोड़ का व्यापार है इन दोनों का। मोदी जी ने इनकी जमीनें छीन छीन के, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी को दे दी। एक गांव में गया मैं, वहां के किसानों ने बताया, एक किसान बोला जी 7.5 एकड़ जमीन थी मेरी, पहले कंपनी के गुंडे आए, फिर पुलिस भेज दी मोदी जी ने, मेरी जमीन छीन ली, आज 5 साल हो गए, 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला, 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। दूसरे गांव में गया, वहां के लोगों ने बताया जी 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से हमारी जमीन की मार्केट भाव था, हमारी जमीन छीन ली मोदी जी ने और 1 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया है हमको, गरीबों को 1 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा। और उनकी जमीनें छीन छीन के मोदी जी ने अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन दी है, 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन। तो अडानी चाचा तो लगता नहीं मोदी जी का, कुछ ना कुछ तो साठगांठ हुई होगी मोदी जी और अडानी के बीच में। गलत तो नहीं कह रहा जी मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी दोनों के बीच में। गुजरात के किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। जब मोदी जी की सरकार बनी थी पहले, तो किसानों ने बताया उसके पहले उनको सब्सिडी मिला करती थी तरह तरह की चीजों पे। ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती थी, थ्रेशर पे सब्सिडी मिलती थी, सारी सब्सिडी खत्म कर दी मोदी जी ने आने के बाद। ऐसी हालत बना दी कि किसान अपनी जमीनें वैसे ही देने को तैयार हो जाए। किसानों को फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते और पिछले 10 साल के अंदर 5,878 किसान आत्महत्या कर चुके हैं गुजरात में। अच्छा, अब एक रास्ता निकला है। अब देखो बात बनानी है तो रास्ता ये निकला है, जहाँ भी दिनेश जी कहेंगे ना और टोकन मनी लेकर हम आ जाएंगे। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह दागर से बातचीत का ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने इस दावे के साथ जारी किया कि बीजेपी नेता उसके विधायकों को खरीदना चाहते हैं। अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के मुताबिक संगम विहार से आप के विधायक दिनेश मोहनिया ने शेर सिंह दागर का स्टिंग कर लिया, जिसमें विधायक को 4 करोड़ रुपए, बीजेपी का टिकट और किसी संस्था का
चेयरमैन बनाने का ऑफर था। 5 करेगा ना इनका 4 की बात नहीं, उसको बनाना है। नहीं 4 भाई साहब 4 की बात है। 20 इनके 4 CR भाई साहब तो ये तो पार्टी रही होगी सर, जितना हो जाए आपके फायदा हो जाए, हम लोगों का उसमें क्या फायदा होगा। जो बात है वो खुली हो रही है, उसमें वो नहीं हो रही बार्गेनिंग वाली बात नहीं 5 की बात 25 करवा दूंगा। 4 CR की शुरू से बात है। अगर देखो इसमें अच्छा उसको लेकिन कम बताइए। पार्टी का कहना है तो मोदी जी मन बना चुके हैं कि अगर मोदी जी की सरकार बनी तो इस देश के अंदर वॉलमार्ट भी आएगा। अगर इस मोदी जी की सरकार बनी तो इस देश के अंदर वो सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा किराना के अंदर। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, थाईलैंड के अंदर 15% व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। मलेशिया के अंदर सरकार को कदम उठाने पड़े थे क्योंकि इतने सारे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। इंडोनेशिया के अंदर तो दंगे फैल गए थे क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी तो वहां पे कई सारे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। तो अभी तो चुनाव भी पूरे नहीं हुए और चुनाव के पहले ही मोदी जी की कुछ ना कुछ साठगांठ हो गई है इन लोगों के साथ। कांग्रेस भी FDI ला रही है, मोदी जी भी FDI ला रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कांग्रेस और बीजेपी वाले तो एक ही है, कांग्रेस और मोदी जी तो एक ही है। से हुआ था या सीधा आपसे हुआ था? नहीं, ये सीधा पहले मेरे को अप्रोच किया गया है, फिर मैंने पार्टी को इन्फॉर्म करा इसके बारे में और उसके बाद फिर विवेक यादव को इन्वॉल्व किया और सब कुछ चीजें उनके साथ। कहा जी कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हमने कहा मैं कभी अब अगर हमारी पार्टी ज्वाइन करना आप चाहेंगे तो आपकी मेंबरशिप लूज होएगी। तो हमने कहा मैं कभी चलो ठीक है हम बात करेंगे। तो ये इस कड़ी में मेरे से 1-2 बार मिल चुके हैं। इससे अलावा और कोई बात है ही नहीं जो ये आरोप लगा रहे हैं, बहुत झूठा आरोप है। बीजेपी भी इस स्टिंग के बाद बैकफुट पर है। पार्टी के भीतर शेर सिंह डागर से पल्ला झाड़ने की बात तक चल रही है। आम आदमी पार्टी के स्टिंग कि पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी के गुजरात में 60,000 लघु उद्योग बंद हो गए हैं। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं पिछले 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुजरात सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले, छोटे छोटे। मोदी जी का मॉडल है कि ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद करके ये चंद कुछ एक अंबानी और अडानी को देश का सारा उद्योग सौंप दिया जाए। तो इस वाराणसी के बुनकरों को सोचना पड़ेगा वोट देने के पहले। बिहार के अंदर बीजेपी वालों ने हमारे गैस के कई कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। क्यों दिए भाई मुकेश अंबानी को? कुछ ना कुछ तो कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने उनसे पैसे लिए होंगे। थोड़े दिन के बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, बीजेपी वाले कमा के गए हम भी कमाएंगे। उस कुएं में से गैस निकालने का खर्चा $1 से भी कम आता है। $1 से भी कम खर्चा आता है गैस निकालने का, $1 प्रति यूनिट। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने मुकेश अंबानी उसमें से कुएं में से गैस निकाल के केंद्र सरकार को बेचते हैं, तो केंद्र सरकार ने उसका $4 दाम कर दिया कि हम मुकेश अंबानी से $4 में गैस खरीदा करेंगे। $1 की चीज $4 में खरीदेंगे। और अभी चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि 1 अप्रैल से इस गैस का दाम $8 प्रति यूनिट हो जाएगा। मतलब कि $1 की चीज $8 में देंगे, $8 देंगे मुकेश अंबानी को। तो कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे कांग्रेसी ने, उनको लग रहा है अब हमारी सरकार तो आने नहीं जाने से पहले जितना कमा सकते हो कमा लो। लेकिन मजे की बात यह बीजेपी चुप है। बीजेपी क्यों चुप है? तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मोदी जी खुदा ना खास्ता अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? 1 महीना हो गया मोदी जी को चिट्ठी लिखे हुए, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। बीजेपी ने फिलहाल डागर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी भी उनसे एक स्पष्टीकरण मांग लेगी और उनसे पूछेगी कि ये जो है, क्योंकि पार्टी ने किसी को भी ऑथराइज नहीं किया है किसी भी चीज के लिए, और उसके बारे में वो हमको पूरी स्पष्टीकरण देंगे। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ये अपने विधायक का मास्टर स्ट्रोक लग रहा है।
भाई डागर अपनी तरफ से क्यों करेंगे? उनको क्या मिल रहा है? वो 4 करोड़ रुपए देके दिनेश मोहनिया को अपने घर में क्यों रखेंगे? किसी के लिए, बीजेपी के लिए तो रख रहे थे। अब बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी के पल्ला झाड़ने से क्या होगा सारा देश जानता है। वो बार बार कह रहे हैं मेरे हाईकमांड ने मुझे बोला है, मेरे हाईकमांड ने मुझे बुझा है। सीधी सी बात है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी दोनों अडानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं। इन दोनों की रैली का खर्चा कहां से आता है? वो अडानी और अंबानी इनकी रैलियों का खर्चा देते हैं। अंबानी और अडानी इनको चुनाव लड़वाते हैं और जब ये चुनाव जीत जाए, कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। अभी जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, जब मेरे पास ये गैस घोटाले के कागज आए, तो मैंने अंबानी जी के खिलाफ, मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी दोस्तों। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को हाथ लगाने की। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को छूने की। पहली बार इस देश के अंदर मुकेश अंबानी के नाम से हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। जैसे ही मैंने FIR दर्ज कराई, दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR नहीं हो सकती। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज कराना संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी ने अन्याय ना हो गया, संविधान हो गया देश का। तो दोनों मिले हुए मुकेश अंबानी के खिलाफ के साथ। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जाके पूरे देश को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो बाहर से काला पैसा वापस लेके आऊंगा देश के अंदर। दोस्तों, मेरे पास मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर मैंने लिख के भेजा मोदी जी को। मैंने कहा जी मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर है। मैं आज भी साथ लेके आया हूं दोनों का अकाउंट नंबर। ये मीडिया वाले थोड़ी देर के लिए ऑफ कर ले, नहीं तो आपको मुकेश अंबानी जी लीगल नोटिस भेज देंगे। थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लो। मैं अभी बता दूं आपको अकाउंट नंबर उनका। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर है, बता दूं। कौन सांप्रदायिक है, कौन धर्मनिरपेक्ष है, कौन अपना चोला बदल लेता है, कोई पता नहीं चलता। याद कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव 1977 में जनसंघ के साथ थे, जनता पार्टी में थे, तब वो सांप्रदायिक थे। 1989 में बीजेपी और जनता दल साथ साथ थे, तब वो सांप्रदायिक थे। उसके बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी कल्याण सिंह के साथ थे, तब वो सांप्रदायिक थे। अब कांग्रेस के साथ है तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। धर्मनिरपेक्ष हो गए। मायावती जी 4 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब वो सांप्रदायिक थी। अब कांग्रेस के साथ है तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। याद कीजिए, ममता बनर्जी जनता पार्टी के साथ थी तो सांप्रदायिक थी, कांग्रेस के साथ थी तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। चौधरी अजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, धर्मनिरपेक्ष हो गए। करुणानिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, कांग्रेस के साथ आ गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। फारूक अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, कांग्रेस के साथ आ गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, कांग्रेस के साथ आए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। अब फिर भाजपा के साथ आ गए तो सांप्रदायिक हो गए। अरविंद जी, अगर गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ, अगर गुजरात में इतनी गड़बड़ चल रही है, तो गुजरात में 3 बार से मोदी जी जीत कैसे रहे हैं? सोचने वाली बात है कि 3 बार से मोदी जी फिर जीत कैसे रहे हैं। यही बात मैंने गुजरात के लोगों से पूछी। जब गुजरात के किसानों ने मुझे बताया, जब गुजरात के लोगों ने मुझे बताया कि इतना भ्रष्टाचार है वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा भाई फिर क्यों नहीं हटा देते, 3 बार से क्यों जिता रहे हो मोदी जी को? तो उन्होंने बताया जी यहाँ पे कोई कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष के लोगों को या तो मोदी जी ने खरीद लिया और या डरा के बिठा दिया। कोई विपक्ष नहीं छोड़ा वहां पे, बस मोदी मोदी है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, बस मोदी मोदी है। इसलिए लोग मजबूर है, इसलिए 3 बार से मोदी जी जीत रहे हैं दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले